गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें हम लोगों ने ये चैप्टर जो है ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें मैंने आपको बताया था जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में कि विच वर रिटन ऑन द सॉफ्ट सरफेस दैट वाज द मैन्युस्क्रिप्ट एंड विच वाज रिटन ऑन और विच वर्स और वर रिटन ऑन हार्ड सरफेस दैट इज़ द इंस्क्रिप्शंस। ये मैंने आपको बता दिया था एंड इट्स एग्जाम्पल ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट जो कि एक सॉफ्ट सरफेस पर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद में फिर ये मैंने इंस्क्रिप्शंस भी आपको डिस्क्राइब कर दिए थे और ये जो है इसमें इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, बहुत सारे तमिल लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं। और इसमें जो है इसमें एक सेकेंड में बता देती हूँ आपको। यहाँ पर जो कुछ बुक्स हैं ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस जो हैं वो इसमें लिखी जाती थी। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, एपिक्स हैं, पोएम्स हैं, प्लेज हैं, ये सब चीज़ें मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज में हमें मिलती हैं, जिनको कि बाद में ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज में भी लिखा गया। ठीक है, और ये हार्ड सरफेस पर लिखे जाते थे, जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा एक हार्ड सरफेस, ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग on a hard surface and what could have been the difficulties, यानी कि क्या प्रॉब्लम्स आती होंगी और हार्ड सरफेस पर लिखने से और क्या फ़ायदा था। देखो बेनिफिट्स ये थे कि अगर आप एक बार हार्ड सरफेस पर इंस्क्रिप्ट कर देते हो, लिख देते हो, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें जो है लॉन्ग टाइम पीरियड तक आपको वहाँ पर एग्जिस्ट मिलेंगी। और हार्ड सरफेस पर लिखने की डिफ़िकल्टीज़ ये थी कि इन पर लिखना बहुत टफ़ होता था, टाइम लगता था और बहुत ही ज़्यादा टफ़ काम भी था। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुतुब मीनार के बारे में बताया था कि उस पर भी कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, बट उसकी एडवांटेज ये है कि देखिए वो कितना पहले 1199 में बनाया गया था और अब तक उसके ऊपर वो इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई देखी जा सकती हैं। बट डिफ़िकल्टीज़ ये थी कि डिफ़िकल्टीज़ जो थी उसमें ये हुई कि जो डिफ़िकल्टीज़ जो थी बच्चों उसमें ये हुई कि उसको लिखा कितना मुश्किल से लिखा गया होगा। यहाँ पर फिर एक एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है आप लोगों को। यहाँ पर कांधार जो है वहाँ पर एक जो आज के टाइम में अफ़गानिस्तान है वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन, पुराना इंस्क्रिप्शन है, उसका ही एग्ज़ाम्पल आपको ये वाला दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद में बस यही है इसमें मेन तो। और इसके अलावा जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं जब वो स्टडी करते हैं तो वो किस बिहाफ पर करते हैं कि कुछ रिमेन्स जो एक्सकवेशंस में निकाले जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप देखेंगे कि स्टोन्स हैं, ब्रिक्स हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, ये सारे डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी एक्सकवेट करना होता है जब आप अर्थ के अंदर से सरफेस में से उसको खोद के बाहर निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब उसमें निकली तो उनसे ये लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन चीज़ों की लैब्स में ले जाके स्टडी करते हैं और फिर हिस्ट्री, रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, जो ये कुछ इसमें से ऑब्जेक्ट हैं वो हार्ड होते हैं और कुछ इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस से बने होते हैं जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम होने के बाद में जो है डैमेज हो जाते हैं। तो उनसे हिस्ट्री के बारे में पता लगा पाना इट वाज द टफ टास्क, बट फिर भी ये इसे करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पॉट दिख रहा होगा बच्चों, ओल्ड सिटी जो है उसमें मिला। ये देखिए पॉट आपको इसके ऊपर पिक्चर्स भी मतलब पेंटिंग की हुई दिखाई जा रही है और साइड में कुछ कॉइन्स दिखाए गए हैं जिनके ऊपर इंस्क्रिप्ट कर करके कुछ पिक्चर्स भी आपको बनी हुई दिखाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, और ये पॉट है। ठीक है, उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट जो है इनको कुछ बोन्स भी मिले हैं एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश के, जिनसे ये पता चलता है कि उस टाइम पर इन्हें खाया जाता होगा, इन एनिमल्स जो भी मिले हैं उस टाइम पर। और उनके जो रिमेन्स हैं उन्हीं प्लांट के जो रिमेन्स हैं वो ज़्यादा टाइम, लंबे टाइम तक नहीं रह पाए, जिनकी वजह से ये पता नहीं चल पाता कि कौन से प्लांट्स जो है उस टाइम पर जो है वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते होंगे। ठीक है, उसके बाद में हिस्टोरियंस जो हैं वो कैसे हिस्ट्री के बारे में, आर्कियोलॉजिस्ट तो क्या करते हैं कि वो जो चीज़ें उन्हें अर्थ के अंदर से डिगिंग करके मिली उसको लैब में ले जाके उससे स्टडी करके पता लगाते हैं। हिस्टोरियंस क्या करते हैं, वो जो बुक्स लिखी गई उस टाइम पीरियड में जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए उनके बारे में पता लगा के, खरे सर, उसके बाद में
ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस या आर्कियोलॉजी, इनकी स्टडी मतलब इनको रीड करके और हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक ये एडवेंचरस काम करते हैं हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट, जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उनके बारे में इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट और जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहाँ से जो भी स्टूडियस चीज़ें हैं उनको पढ़ के हिस्टोरियंस हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस। उसके बाद है वन पास्ट और मैनी। अब मैंने ये आपको बताया ही था जब आपको मैंने क्लास में भी डिस्कस किया तो कि जो है पास्ट हमें एक नहीं बहुत सारे मिलते हैं। जो हमारी बुक है उसका नाम भी आर पास्ट ना रख के सिंगुलर पास्ट वर्ड यूज़ ना करके प्लूरल पास्ट वर्ड यूज़ किया गया है, जैसे कि आपको यहाँ भी ये देखिए, यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग लोग थे उस टाइम पीरियड में, चाहे वो फार्मर्स थे, चाहे वो किंग्स थे, मर्चेंट्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, सभी की लाइफस्टाइल अलग अलग थी, सभी की प्रॉब्लम्स अलग अलग थी। तो सभी की जो पास्ट है वो भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है, सबके प्रैक्टिसेस, कस्टम्स अलग अलग थे डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये आगे देखिए, जैसे कि टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड, जैसे कि आज के टाइम में अगर हम बात करें, जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं वो लोग जो है अपना उनका जो फूड स्टाइल है वो फिशिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करना, इन सब से अपनी लाइफ सर्वाइव करना होगा। बट हम जैसे नॉर्मल लोगों की लाइफस्टाइल देखें तो हमारा लाइफस्टाइल उन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो अगर इन चीज़ों को हम 50 ईयर्स बाद देखें तो अंडमान आइलैंड के लोगों का पास्ट अलग होगा और मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, इन जगहों पर नॉर्मली रहने वाले लोगों के जो लाइफस्टाइल है वो अलग होगी। ठीक है, इन सब चीज़ों के अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो किंग्स हैं उनके बारे में तो हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उनके बैटल्स के, उनके किंगडम के बारे में, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनसे रिलेटेड हमें किसी भी तरह के रिकॉर्ड्स हमें कोई खास नहीं मिलते। उनके बारे में हमें जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वहाँ जो भी सामान मिलता है उनकी स्टडी करने पर ही हमें पता चलता है, लेकिन राइटिंग में हमें जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। व्हाट डू डेट्स मीन, यानी कि डेट्स क्या कहती हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बताया गया इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, यानी कि इसमें मैं बता देती हूँ आपको। सपोज़ ये आपकी एक टाइमलाइन है, ये 0 है और ये मान लीजिए जीसस क्राइस्ट का बर्थ है। अब इनके बर्थ को 0 मान लिए, इनके बर्थ से पहले जो भी इंसिडेंट्स हुए उनको हम दिखाएंगे BC में, और जो इनके बर्थ के बाद जो भी इंसिडेंट्स हुए उनको हम दिखाएंगे AD में। तो जो अगर मान लो इनके बर्थ से पहले कोई इंसिडेंट 400 ईयर्स पहले हुआ तो उसको हम 400 बिफोर क्राइस्ट लिखेंगे, और अगर इनके जीसस के बर्थ के बाद कोई भी काम 2nd सेंचुरी में हुआ तो उसको हम 2nd सेंचुरी AD लिखेंगे। तो ये इस तरीके से हम डेट्स के बारे में हमें पता चलता था, और हमें ये पता चलता था कि कौन से इंसिडेंट्स जो हैं वो जीसस के बर्थ से पहले हुए और कौन से उनके बर्थ के बाद हुए। ठीक है बच्चों, उसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ पर BC जो वर्ड है, जो BC वर्ड है ये बिफोर क्राइस्ट के लिए यूज़ होता है, और जो AD वर्ड है वो एनो डोमिनी के लिए यूज़ होता है। और आज के टाइम में AD के लिए हम CE कॉमन एरा वर्ड यूज़ भी करते हैं, और BC के लिए अब हम BCE बिफोर कॉमन एरा वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से हम डेट्स की कौन सी मतलब इंसिडेंट्स जो हैं जीसस के बर्थ से पहले की हैं, कौन सी बात की, इनके बारे में हमें पता चलता है। यहाँ कुछ स्क्रिप्ट्स को पिक्चर्स के थ्रू दिखाया गया है, सिंबल्स हैं, और इसके बाद मैंने आपको ये जो है वर्कशीट इसकी मैं भेज दूँगी, आप इसे नोटबुक में कर लेना। थैंक यू सो मच।